Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक नया चैप्टर जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इससे थोड़ा परिचित हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना क्या क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। तो देखो, इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। वो केमिस्ट्री जो किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी पदार्थ की सरफेस पे अप्लाई होती है। जैसे मान लो ये कोई एक पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, तो ये बाहरी क्या है, इसका पृष्ठ है, सरफेस है। इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होगी वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, तो बड़े ही ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिएगा। अपनी नोटबुक पेन आप लोग पास लेकर के बैठिए, क्योंकि फाइनली अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस होंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको केवल 3 चीजों के बारे में स्टडी करनी है। पहली चीज आप लोग स्टडी करोगे एड्सॉर्प्शन के बारे में। पहली टर्म्स जो मैंने यहां पे लिखी है दैट इज एड्सॉर्प्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण। तो इस चैप्टर के अंदर केवल 3 ही चीज है जिसके बारे में आप लोग स्टडी करोगे। पहली चीज एड्सॉर्प्शन और अधिशोषण। सेकंड वन इज कैटालिसिस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरण। इससे आई होप आप सभी लोग पहले से इंट्रोड्यूस हो। ये टर्म्स आप लोग 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो। और थर्ड टर्म दैट इज कोलॉइड्स, जिसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। ये लीजिए, पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों को इन 3 चीजों के बारे में स्टडी करनी है। पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे एड्सॉर्प्शन, जिसको अधिशोषण बोलते हैं। सेकंड टर्म्स आप लोग पढ़ोगे कैटालिसिस, जिसको उत्प्रेरण बोलते हैं। और थर्ड टर्म हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड्स, यानी कि कोलॉइडी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपके बुक के अकॉर्डिंग वो ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसका पहला जो टॉपिक है एड्सॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब फाइनली हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में कभी भी, जब हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे कैटालिसिस और देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की इस क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर के अंदर, जो मेन टॉपिक है एड्सॉर्प्शन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने यहां से किए रहा। ये दोनों केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही बात कर रहे हैं कि ये जो टर्म्स मैंने लिखी है अधिशोषण या फिर एड्सॉर्प्शन, इसका मीन क्या होता है, किसे कहा जाता है अधिशोषण, या फिर व्हाट इज एड्सॉर्प्शन।
तो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर टर्म्स की कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा कि ये डेफिनेशन है, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, जिस एग्जांपल से आप लोगों को भली भांति ये समझ में आ जाएगा एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल देने से पहले या लैंग्वेज समझने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दो टर्म्स लिख के दे रहा हूं। देखो, एक टर्म्स मैंने लिखी यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, और दूसरी टर्म्स में लिखने जा रहा हूं एब्जॉर्प्शन। देखो, आप लोग पहले ये देखो कि दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। पहली टर्म्स एड्जॉर्प्शन, दूसरी टर्म्स एब्जॉर्प्शन। इसमें यहां पे डी है और इसमें यहां पे बी है। एड्जॉर्प्शन को तो हम लोग अधिशोषण बोलते ही हैं, मैंने अभी आप लोगों को नाम बता दिया। एड्जॉर्प्शन को तो हम लोग बोलते हैं अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। अब देखिए, हम दोनों में मैंने ये टर्म्स क्यों लिखी है, क्योंकि आई होप इस टर्म का मतलब अवशोषण का मीन या एब्जॉर्प्शन का मीन आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते हो, तो इसी से हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है बात, अभी अपन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल ये है कि आपके पास कोई एक वुड का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। आप लोग क्या करते हो, उस लकड़ी के टुकड़े को एक पानी की कटोरी के अंदर रख देते हो और 2-3 मिनट के बाद में उसको बाहर निकाल लेते हो। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जब आप लोगों ने लकड़ी का टुकड़ा डाला तो वो सूखा था। अगर अपन सूखा टुकड़ा डालते हैं, जब आप लोगों ने लकड़ी का टुकड़ा डाला तब वो सूखा था, लेकिन जब वो पानी की कटोरी के अंदर जा करके वापिस आ चुका है तो आप क्या देखोगे कि उसकी जो सरफेस थी, जो पृष्ठ था, उसका जो सतह थी उसकी, वो गीली हो चुकी है। बोलो ऐसा होता है? तो ऐसा क्यों हुआ? हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, पानी की जो कटोरी थी उसके अंदर जो पानी था, जब हम लोगों ने लकड़ी का टुकड़ा उसके अंदर डाला तो थोड़ा पानी उस लकड़ी की सरफेस पे आकर के चिपक गया, और अगर चिपक गया तो लकड़ी का टुकड़ा क्या हो गया, गीला हो गया। बोलो ये बात क्लियर है आप लोगों को? अभी हम क्या करते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में से चीर लेते हैं। चीरने का मतलब उसको बीच में से काट लिया। काट करके जब हम देखते हैं तो आप क्या देखोगे कि जब आपने 2-3 मिनट के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाला तो वो बाहर से तो गीला था, लेकिन क्या अंदर से गीला पाओगे आप उसको? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लकड़ी का टुकड़ा अंदर से आप लोगों को सूखा ही मिलेगा। क्लियर बात? नंबर 2, इसी के अंदर मैं आपको केस नंबर 2 ये दे रहा हूं कि किसी लकड़ी के टुकड़े को आप लोग पानी की कटोरी में रख दो और पूरी रात भर तक पड़ा रहने दो उसको, अगले दिन सुबह भी पड़ा रहने दो। अब आप जब 24-25 घंटे के बाद में उस लकड़ी के टुकड़े को निकालोगे, आप क्या पाओगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर से तो गीला है, लेकिन जब हम उस लकड़ी के टुकड़े को अंदर से खोलते हैं, चीर करके तोड़ते हैं, तो वो लकड़ी का टुकड़ा अंदर से भी गीला हो चुका है। ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये आप लोगों ने इस कंटेनर के अंदर, ये कुछ भी आपका कोई कंटेनर है जिसके अंदर आप लोगों ने लेकर के रखा था पानी, या आपने यहां पर पानी दिया हुआ है, ले लिया। इसके अंदर जब आप लोगों ने लकड़ी का टुकड़ा डाला, ये लकड़ी का टुकड़ा डाल करके जब तुरंत बाहर निकाल लिया, 2-3 मिनट बाद बाहर निकाल लिया, तो ये पानी इसकी आउटर सरफेस पर इस प्रकार से क्या करेगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, लेकिन वो इसके अंदर इस वाले स्पेस में नहीं जा सकता, तुरंत नहीं जा सकता, मैं ये बोल सकता हूं। तो एक कंडीशन ये हो गई, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हुआ, ये लकड़ी का टुकड़ा और ये मोटर इसके ऊपरी सरफेस पे तो आया ही आया, साथ में इसके अंदर भी वो चला गया। ठीक है बात? केस नंबर 1 को
इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और इस वाले केस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैं यहां पे ये बोलूंगा कि यहां पे लकड़ी के टुकड़े ने पानी को क्या कर लिया? सोख कर लिया, उसको सोच लिया। ठीक है, सोखने से क्या हो गया? अब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो अगर अब मैं आपके सामने लैंग्वेज बोलने जा रहा हूं, मैंने पहले दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, अब मैं लैंग्वेज बोलने जा रहा हूं। अगर आप किसी सॉलिड को, अगर किसी सॉलिड को आप लोग किसी लिक्विड के या फिर किसी गैस के कांटेक्ट में ले जाते हो, कोई सॉलिड है उसको आप लोग किसी लिक्विड के या किसी गैस के कांटेक्ट में ले गए, तो ये लिक्विड या ये गैस इस सॉलिड की सरफेस पे चिपक जाएगी। तो अगर ये लिक्विड और गैस केवल इस सॉलिड की आउटर सरफेस पे चिपकी, केवल आउटर सरफेस पे यानी कि ऊपरी सतह पर अगर चिपकी, अंदर नहीं गई, जैसे इस प्रकार से केवल ऊपरी सतह पे चिपकी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अधिशोषण यानी कि एड्जॉर्प्शन बोल देंगे। ठीक है, और अगर ये ही लिक्विड और गैस इस सॉलिड के आउटर सरफेस के साथ साथ इनर सरफेस में भी चले गए, यानी कि आंतरिक सतह में अगर चले गए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? तो हम इसको बोल देंगे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में आपको मीन समझ में आ गया? ठीक है, अधिशोषण में क्या होता है? तो अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना है। ये लीजिए, एक पृष्ठीय घटना है ओनली, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है? तो एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। आई होप अभी आप लोगों को एकदम से क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। ठीक है बात? देखो, एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई जो लिक्विड था या गैस था वो सॉलिड की ओनली आउटर सरफेस को कवर करेगा, लेकिन अवशोषण में क्या होगा? तो अवशोषण के अंदर वो उसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको लकड़ी के टुकड़े का एग्जांपल दिया पानी के साथ में, ये पानी इस लकड़ी के टुकड़े के साथ में अधिशोषण भी तो कर रहा है और अवशोषण भी कर रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा फोम, जो बस की सीट होती है, उस सीट के अंदर जो येलो कलर का फोम होता है, स्पंज होता है, आप कभी भी उस स्पंज को पानी के अंदर डालना और 1 मिनट के अंदर निकाल लेना, आप क्या नोटिस करोगे? क्या वो पानी उस फोम की ओनली आउटर सरफेस पे चिपका है? ऐसा नहीं होता, वो पानी उस फोम के अंदर तक जा चुका है। तो क्या ये फोम कभी भी वाटर के साथ में, ये फोम जब आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी इस फोम के पूरा अंदर तक चला जाएगा? ऐसा नहीं होता कि केवल वो बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे रहे। तो ये फोम इस पानी के साथ में हमेशा क्या शो करता है? एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण शो करता है। क्या कभी अधिशोषण शो करता है? तो हम बोलते हैं कि नहीं करता। तो ये एक बेसिक बात थी केवल आप लोगों के इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई पदार्थ किसी दूसरी पदार्थ की ओनली सतह पर चिपकता है, बाहरी सतह पर, तो उसको अधिशोषण कहते हैं, और कोई पदार्थ किसी दूसरी पदार्थ के अंदर तक चला जाता है तो उसको अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, ये बात कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो एक बार आप लोग इस बेसिक चीज को नोट कर लीजिए। अभी मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था तो हमने ये बात करी थी, चैप्टर के अंदर केवल 3 टॉपिक की बात करनी है, कैटालिसिस, कोलॉइड और एड्जॉर्प्शन, यानी कि हम केवल इस टॉपिक की बात करेंगे, इस वाले टॉपिक की बात नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझाया क्यों, बताया क्यों? केवल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि इस प्रकार से अगर कोई चीज आए तो उसको आप कभी भी एड्जॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण नहीं मानोगे, आप तुरंत से दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सको कि क्या एड्जॉर्प्शन होता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई होप अभी आप लोगों को ये दोनों घटनाएं एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन के ऊपर में।
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जो दो हमारी मेन बेसिक टर्म्स थी दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारे इस क्लास के फर्स्ट टॉपिक एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में अब ये इमेज आ जानी चाहिए कि ये क्या होता है। तो एड्जॉर्प्शन ओनली कहां होता है? सरफेस पे, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर होता है, ये कभी भी अंदर की सतह में नहीं होता। अब हम लोग आज की इस क्लास में आप लोगों को, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है एड्जॉर्प्शन, एक छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं। और जितनी भी डेफिनेशन है वो दो के पेयर में आएगी, सिंगल डेफिनेशन नहीं आएगी, दो के पेयर में आएगी, क्योंकि आपको उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना है। जैसे अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अधिशोषण और अवशोषण की, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की, दोनों साथ में थी। इसी प्रकार से अब मैं आपको एक लैंग्वेज बताने जा रहा हूं, डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं हम। एक टर्म होती है एड्जॉर्बेट और एक टर्म होती है एड्जॉर्बेंट। ये दो टर्म्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। एक है एड्जॉर्बेट, एक है एड्जॉर्बेंट। देखो एड्जॉर्बेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिशोष्य, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक। देखो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको लिखी गई टर्म से ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। शोषक यानी कि सोखने वाला, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। देखो मैं आपको केस दे रहा हूं दो, ये है एक वुड का टुकड़ा, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है बात। और यहां पर मैंने इस पात्र के अंदर लेकर के रखा है क्या चीज? तो मैं बोल दूं कि मैंने यहां पर लेकर के रखा है थोड़ा वाटर। अब आप ये बताओ कि जब तक ये वुड, ये लकड़ी का टुकड़ा इस वाटर के कांटेक्ट में जाएगा नहीं, क्या ये पानी अपने आप से आकर के इसकी सतह पे चिपक सकता है? नहीं चिपक सकता। मेरे को पहले इस लकड़ी के टुकड़े को इसके अंदर डालना पड़ेगा। मैं डाल करके जब वापस बाहर निकाल लूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि ये लकड़ी, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ये पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स आकर के चिपक चुकी है। बोलो समझ में आ गई ये बात? तो ये कौन सी घटना हो चुकी? ये एड्जॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण हो चुका। अब आप लोग ये देखोगे इस प्रोसेस के अंदर दो मटेरियल काम आए हैं। एक तो वो मटेरियल जो जाकर के चिपक रहा है और दूसरा वो मटेरियल जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है। दोनों में अंतर समझिएगा आप लोग। एक वो मटेरियल वाटर जो जाकर के चिपक रहा है, ये जाकर के चिपक रहा है, और दूसरा मटेरियल वो वुड जिसके ऊपर जाकर के चिपक रहा है। समझ में आई बात? तो मैं ये बोलूंगा कि इस एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, अधिशोषण की प्रक्रिया में, वो वाला कंपाउंड, वो वाला मटेरियल जो कि जाकर के चिपकता है, जाकर के क्या चिपक रहा है? वाटर मॉलिक्यूल चिपक रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अधिशोष्य बोल देंगे या फिर एड्जॉर्बेट बोल देंगे। ठीक है बात? ये समझ में आ गई बात? और अधिशोषक क्या हो गया? तो अधिशोषक हो गया आपका वुड, तो वुड को हम लोग बोल देंगे एड्जॉर्बेंट। ठीक है? हिंदी के अंदर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो मैं ये चाहता हूं कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो, इसलिए जहां तक ट्राई होती है मैं जो भी इंग्लिश टर्म्स लिखता हूं उसकी तुरंत से आगे हिंदी लिख देता हूं। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज हो रहा है तो वो केवल एक ही टर्म पे फोकस करे कि हिंदी के अंदर ये टर्म्स क्या है, मैं इसको ध्यान में रखूंगा, बस
तो अभी आप लोग देखिए, मैं आपको अधिशोष्य की परिभाषा दे रहा हूं। वो पदार्थ जो अधिशोषण की प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, अधिशोष्य की लैंग्वेज दे रहा हूं आप लोगों को। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो वो 20-30 सेकंड आगे तक वीडियो को स्किप कर सकता है, ठीक है। अधिशोष्य वो पदार्थ होता है जो अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर जाकर के चिपकता है। बहुत एक जैसे से वर्ड है, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, बट ध्यान से समझो, कुछ नहीं है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाला, पानी जाकर के लकड़ी के टुकड़े पर चिपक रहा है, तो पानी अधिशोष्य है। तो वो पदार्थ जो अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर जाकर चिपकता है उसको अधिशोष्य कहते हैं। तो बोलो, कोई डाउट नहीं आएगा आप लोगों को, बन जाएगा पानी आराम से। लकड़ी का टुकड़ा क्या कर रहा है बताओ? तो लकड़ी का टुकड़ा इस पानी को अपनी सतह पर चिपका रहा है, तो वो पदार्थ जो अधिशोषण की क्रिया में अधिशोष्य को अपनी सतह पर चिपकाता है उसको अधिशोषक कहते हैं। बोलो, समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सुने, एडसोर्बेट क्या होता है? तो एडसोर्बेट वो मटेरियल है जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में एडसोर्बेंट पर जाकर के कलेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और एडसोर्बेंट क्या है? तो एडसोर्बेंट वो मटेरियल है जिसकी सरफेस पे एडसोर्बेट आकर के चिपकता है। समझ में आ गई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट के अंदर अपना डाउट लिख करके डाल सकता है, मैं आप लोगों को उसका आंसर बता दूंगा। बाकी इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्लास में मैं आपको आज ओनली क्या बताने वाला हूं? केवल डेफिनेशन बताने वाला हूं। तो इन दोनों को आप लोग नोट कीजिए। अभी कुछ और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने मेनली ये देख लिया कि ये जो टर्म लिखी है बोर्ड पे, इसका मतलब क्या होता है, और इसके अंदर जो दो मेन मटेरियल होते हैं, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लिया। अभी हम एक और, मैं आपको दो चीजों में डिफरेंस बता रहा हूं। देखो, एक होता है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, एक होता है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडसॉर्प्शन। ये दो टर्म्स में आपको और भी डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन को हिंदी में बोला जाता है धनात्मक अधिशोषण, और नेगेटिव एडसॉर्प्शन को हिंदी में बोला जाता है ऋणात्मक अधिशोषण। देखो, इन दोनों टर्म्स में क्या मतलब है? देखो, पॉजिटिव मतलब रिजल्ट प्लस में आना, नेगेटिव मतलब रिजल्ट माइनस में आना। ये बात समझते हो आप लोग? रिजल्ट किसका? एडसॉर्प्शन का, यानी कि अधिशोषण का। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, लकड़ी का टुकड़ा पानी, लकड़ी का टुकड़ा पानी, केवल हमने इसी पे बात करी। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए, हमारे पास चौक होती है, चौक, जिससे आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। चौक होती है, एक होती है अपने पास में इंक, इंक को हम बोलते हैं स्याही। तो ये इंक है और ये अपने पास चौक है। वही बात, जब मैं आपको ये बोलूं कि ये व्हाइट कलर की कोई चौक थी, जब आप इसको कांटेक्ट में लाओगे किसके? ब्लू इंक के या रेड इंक के, और जब आप इस व्हाइट चौक को इस ब्लू इंक के कांटेक्ट में ले गए, स्याही से भरी किसी मतलब कोई बर्तन में डाला चौक को और तुरंत से बाहर निकाल लिया, आप लोग क्या देखोगे कि वो स्याही उस चौक की ऊपरी सरफेस पे लग चुकी है। क्या वो स्याही उस चौक के अंदर चली जाती है? कभी भी नहीं जा सकती। और अगर नहीं जा सकती तो अवशोषण नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। वो क्या है? एडसॉर्प्शन है। मैंने आपको एक और एग्जांपल लेके बताई है ये चीज कि वो स्याही क्या करेगी, इसकी
सरफेस पे आकर के चिपक जाएगी। और अगर सरफेस पे आकर के चिपक गई तो आप ये देखते हो कि वो चोंक नीली नीली हो जाएगी। इसका मतलब ये एड्सॉर्प्शन है। और इस एड्सॉर्प्शन में ये चोंक जो है ये क्या है, ये एड्सॉर्बेंट है, यानी कि अधिशोषक है। आपको पीछे वाले भी सारे डिफरेंस क्लियर करवाता चल रहा हूं मैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और ये इंक जो है ये है एड्सॉर्बेट, यानी कि ये अधिशोष्य है। बोलो इतनी बात तो क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की, धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण की। तो आप लोग देखिए इसके अंदर मैं आप लोगों को 2-3 केस दे रहा हूं। वही मेरा ये मानना है कि किसी भी टर्म्स की जो बुक के अंदर लैंग्वेज लिखी है वो रटी रटाई लैंग्वेज आप लोग रट लो, उससे कोई मतलब नहीं डियर। आप लोगों को उस टर्म का रियल मीन पता होना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो लेक्चरर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मशीन। आमिर खान कितनी बढ़िया लैंग्वेज देता है उसकी कि हर वो चीज जो इंसान का काम इजी बना दे वो मशीन होती है। लेकिन वो क्या बोलता है, नहीं मेरे को तो वो लैंग्वेज चाहिए जो बुक के अंदर लिखी है। हालांकि उसका कोई तुक नहीं है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका रियल मीन क्या है वो हमारे माइंड में फिट होना चाहिए। तो इन दोनों चीज का रियल मीन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपके पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, केस नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। इन दोनों केस को जब आप कंपेयर करोगे आपको इन दोनों का मीन आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए केस फर्स्ट, ये मैंने आपको यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा दिया और यहां पर इसके अंदर पड़ा हुआ था क्या चीज, वाटर। अभी क्या होने वाला आपको पता है, ये लकड़ी का टुकड़ा जाने वाला है स्विमिंग करने वाटर के पास। यहां पर जो वाटर था वो कितना था, तो मैं बोल दूं कि 10 ml था। कितना था, 10 ml। कब, बिफोर, पहले। किसके पहले, जब ये लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर नहीं गया था तब। अब मैंने इस लकड़ी के टुकड़े को वाटर में डाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर इस लकड़ी के टुकड़े पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब आप लोगों ने लकड़ी के टुकड़े को इसमें डुबो करके वापस निकाल लिया, अब आप क्या देखोगे, क्या वहां पे वाटर 10 ml बचेगा, नहीं बचेगा। तो आफ्टर एड्सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण के बाद वाटर कितना बच गया, सपोज 7 ml बच गया। कितना बच गया, 7 ml बच गया। ठीक है ये बात। अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं केस नंबर 2। इसको देखिए, इस बार मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया थोड़ा बड़ा, ये लो बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और इसको मैंने डाल दिया वाटर में। इसको मान लो मैंने 1 मिनट तक डुबा करके रखा, इसको भी मैं 1 मिनट तक डुबा करके रखूंगा। आप लोग ये सोच सकते हो कि ज्यादा पानी कौन अधिशोषित करेगा, ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला कि ये वाला। ऑफ कोर्स ये वाला करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस क्या है, ज्यादा बड़ी है। अगर ये छोटी सी सरफेस है तो इसके ऊपर कम पार्टिकल आकर के चिपकेंगे, अगर ये ही बड़ी सरफेस होगी ज्यादा पार्टिकल आकर के चिपकेंगे। तो यहां पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल कितना लिया था, 10 ml। जब मैंने पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े को डुबाया और वापस निकाला, अब मैं क्या देखता हूं कि यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो कितना है, तो वो ओनली मान लो 4 ml है। बताओ 6 ml कहां गया, तो 6 ml इस लकड़ी के टुकड़े पर आकर के चिपक गया। ठीक है, अब आप दोनों का मतलब समझो। देखो पहले केस में क्या हो रहा है, आप लोगों ने 10 ml अधिशोष्य लिया, एड्सॉर्बेट लिया। जब उसने एड्सॉर्प्शन की क्रिया करी, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस किया, उसके बाद वो कितना बच गया, 3 ml। टोटल कितना लिया था, 10 ml। बच कितना गया,
7 ml, मतलब 3 ml कहाँ गया, तो प्रोसेस में खर्च कितना हुआ, केवल 3 ml खर्च हुआ। और दूसरे केस में 10 ml लिया था, लेकिन उसमें से खर्च कितना हो गया, 6 ml। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि जितना अधिशोष्य हमारे पास होता है, जितना एडसोर्बेट हमारे पास होता है, उसमें से अगर अधिक मात्रा, अधिक अमाउंट एड्सॉर्प्शन में खर्च हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर कम अमाउंट खर्च हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। जैसे यहां देखो आप लोग, था आपके पास 10 ml, भाग कितने ने लिया, केवल 3 ml ने भाग लिया इस प्रोसेस में, 7 ml ने भाग नहीं लिया। तो बताओ 10 ml में से इस प्रोसेस में ज्यादा अमाउंट खर्च हो रहा है कि कम अमाउंट, तो मैं क्या बोलूंगा, कम अमाउंट खर्च हो रहा है, ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं हो रहा, तो ये वाला होगा अपना निगेटिव। और यहां पर 10 ml में से खर्च कितना हो गया, 6 ml, खर्च कितना नहीं हुआ, 4 ml, तो ये खर्च हो रहा है, ये नहीं हो रहा, खर्च होने वाले का अमाउंट ज्यादा है, तो ये होगा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अगर किसी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में एड्सोर्बेट का अमाउंट ज्यादा वैल्यू में खर्च होता है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर कम खर्च होता है तो वो निगेटिव होगा। अगर किसी अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोष्य की मात्रा कम लगती है तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और ज्यादा लगती है तो धनात्मक है। कहने का मतलब आप सिंपल सा इतना समझ लो कि आपने जितना अधिशोष्य लिया है उसका 50% कर लो, 50%। अब ये देखो कि कितना अमाउंट लग रहा है, वो 50% से ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव। और अगर 50% भी लग गया, जैसे आप लोगों ने 10 ml लिया होता और 5 ml शेष बचता, यानी कि खर्च कितना हुआ, 5 ml, तो ये वाला भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। आई होप ये तीसरा डिफरेंस भी आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर होगा अभी, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए। एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं, फिर अपनी आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 2-3 डेफिनेशंस देखी और सबके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर लिया। अब आपको एक और लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, देखो अपन एक बात करेंगे डिसॉर्प्शन, और दूसरे हम लोग बात करेंगे सॉर्प्शन। देखो बहुत सेम सेंटेंस है लेकिन मीन सबका अलग अलग है। हिंदी के अंदर भी मैं आपको मतलब बता रहा हूं सबका। डिसॉर्प्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशोषण, और सॉर्प्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं शोषण। देखो विशोषण या डिसॉर्प्शन तो एकदम इजी है। क्या है, जब आप लोग लकड़ी के टुकड़े पर पानी का एड्सॉर्प्शन करवाते हो, लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको पानी में डाला, बाहर निकाला, आप लोग क्या देखते हो कि लकड़ी का टुकड़ा चारों तरफ से गीला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर आकर के चिपक गए हैं। अब क्या वो लकड़ी का टुकड़ा हमेशा के लिए गीला रह जाएगा? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको सूखना ही पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब उस लकड़ी के टुकड़े पर वो वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के चिपके तो वो एड्सॉर्प्शन हुआ, अधिशोषण हुआ, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस लकड़ी के टुकड़े से वापस बाहर चले जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिसॉर्प्शन, यानी कि विशोषण। तो ये क्या होता है, तो ये एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण का उल्टा प्रक्रम, बोलो होता है उल्टा प्रक्रम। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो चौंक की बात करूं तो जब उस चौंक के टुकड़े को
इंक के अंदर डाला, वो इंक आकर के चौंक के टुकड़े पे चिपक गई और वो एड्सॉर्प्शन हो गया, चौंक नीली नीली हो गई। अभी आप थोड़ी देर के लिए उस चौंक को धूप में रख दो, आप क्या देखोगे कि सारी की सारी स्याही वापिस उड़ गई और वो चौंक वापिस व्हाइट हो गई। इसका मतलब कि जो एड्सॉर्प्शन हुआ था, जो पार्टिकल्स आकर के चिपके थे, अभी वो वापिस चले गए और वापिस चले गए तो ऑपोजिट प्रोसेस हो गया और उस ऑपोजिट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन यानी कि विशोषण। ठीक है बात। अभी आप लोग ये लास्ट टर्म समझिए, सोर्प्शन। सोर्प्शन का मतलब क्या है? अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा है और एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा है, दोनों, वो उस कंपाउंड के साथ में अधिशोषण और अवशोषण दोनों कर रहा है, इसका मतलब उस क्रिया को हम लोग शोषण यानी कि सोर्प्शन कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड के साथ में ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जैसे एग्जांपल वुड प्लस H2O। अब आप ये देखिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा जो है, इस लकड़ी के टुकड़े के साथ में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी आउटर सरफेस पर भी चिपक सकते हैं और इसके अंदर वाली सरफेस पे भी जा सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सोर्प्शन। अब कई स्टूडेंट ये हैं जिनको ये लगता है कि अगर सर ये वाले पार्टिकल्स इसके अंदर वाली स्पेस में जाएंगे तो ऊपरी सरफेस में तो अपने आप ही रहेंगे, यानी कि अगर अवशोषण होगा कभी तो सोर्प्शन तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए आप लोग ये समझिए कि कोई कंपाउंड ऐसा होता है जो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में ओनली ये वाली प्रोसेस शो करता है, जैसे फोम प्लस वाटर। जैसे ही आप फोम को पानी के अंदर डालोगे और उसको बाहर निकालोगे, आप क्या देखोगे कि यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया, यहां पर क्या हो गया? अवशोषण हो गया। क्या इस अवशोषण को होने में ज्यादा टाइम लगा? नहीं लगा। आपने डाला, वापिस बाहर निकाल लिया, अब आप उसको निचोगे पकड़ के तो आप देखोगे कि पानी के ड्रॉप्स बाहर गिर रहे हैं। इसका मतलब कि पानी को सोख लिया गया पूरी तरीके से। तो क्या ये फोम इस ये वाटर इस फोम के साथ कभी अधिशोषण शो कर सकता है? आप ये सोच सकते हो कभी कि ये फोम का टुकड़ा, ये पानी आकर के केवल इसकी इस वाली सरफेस पे कलेक्ट हो जाए, इसके अंदर बिल्कुल भी जाए ही ना? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है? हाँ, वो पानी के कण इसके अंदर तो है, लेकिन जैसे ही हमने उस फोम को पानी के अंदर डाला, वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि पहले तो ये वाली प्रोसेस हुई फिर ये वाली प्रोसेस हुई, ये वाली प्रोसेस साथ में ही हो गई। अब आप ये काम ये करो, दूसरा एग्जांपल कि आप लोग वुड लो, लकड़ी का टुकड़ा, और आप एक काम करो, आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, इस लकड़ी के टुकड़े को आप लोग ऑयल में डालो, तेल में थोड़ी देर के लिए डाला, ये तेल इस वुड के ऊपर तेल के कण इस प्रकार से जमा हो जाएंगे, अधिशोषण हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पूरी रात भर तक पड़ा रहने दोगे, क्या ये तेल के कण इसके अंदर चले जाएंगे? ट्राई करके देख लेना, कभी भी ये तेल के पार्टिकल्स लकड़ी के अंदर नहीं जा सकते, उसको अंदर से गीला नहीं कर सकते। तो क्या ये ऑयल इस वाटर के साथ में कभी भी ये वाला प्रोसेस शो कर सकता है? नहीं करता। ये हमेशा क्या करता है? एड्सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण ही शो करता है।
तो कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो दूसरे पार्टिकल के साथ ओनली ये शो करते हैं। कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी पार्टिकल के साथ ओनली ये शो करते हैं, लेकिन कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जैसे वाटर, ये वुड के साथ में, लकड़ी के टुकड़े के साथ में पानी के कण, ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड थोड़ा होगा तो ये प्रोसेस होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ये प्रोसेस होगा। तो पहले ये पानी के कण इस लकड़ी के टुकड़े पर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोथ प्रोसेस टेक प्लेस टुगेदर, बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस टुगेदर, यानी कि दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सोर्प्शन। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल इन्हीं डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और आगे अपन नहीं पढ़ेंगे। अभी दो टर्म्स और होती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको आज की इस क्लास में करके जो आपके इतना सब कुछ कंफ्यूज हुआ है उसको और ज्यादा कंफ्यूज में नहीं करना चाहता, इसलिए आप केवल इतनी ही क्लास को एक बार ग्रहण कीजिए। इसमें अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो इसको बार बार देखिएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, बात ये एक बार में वापस आप लोगों को सब कुछ जो बताया है उसको रफली वापस बता दे रहा हूं, एक बार हाईलाइट दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी लैंग्वेज बताई है, अभी मैंने सबके एक शॉर्ट प्रिपेयर नोट्स तैयार कर दिए हैं आप लोगों के लिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली टर्म्स एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण। देखो मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले वुड का, पानी के साथ में लकड़ी का टुकड़ा लिया, पानी ली। जब लकड़ी के टुकड़े के केवल ऊपर ऊपर पानी चिपक गया तो वो अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन हो गया। और जब इस लकड़ी के टुकड़े के बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी चला गया तो वो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो गया। समझ में आ गई बात? इसके अंदर दो मटेरियल है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक पानी है। तो जो पानी है वो एड्सोर्बेंट है यानी कि अधिशोष्य है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो एड्सोर्बेंट है यानी कि अधिशोषक है। अब इस लकड़ी के टुकड़े पर अगर लिए गए टोटल पानी में से ज्यादा पानी चिपकता है तो वो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा, कम चिपकता है तो वो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होगा। समझ में आ गई बात? और लास्ट दो टर्म्स डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन, विशोषण और शोषण। विशोषण होता है ऑपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण का उल्टा प्रक्रम। एक सरफेस से दूसरी सरफेस का चिपकना, एड्सॉर्प्शन, वापस निकलना, डिसॉर्प्शन, विशोषण। और सॉर्प्शन, शोषण में क्या होता है? बोथ प्रोसेस टुगेदर, यानी कि दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। ये वाला प्रोसेस भी होगा और ये वाला प्रोसेस भी होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये सब के अंदर काम कर जाएगा। तो ये एक शॉर्ट प्रिपेयर नोट्स है जिनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, जहां से ये सारी की सारी थीम एक आप लोगों के माइंड में बन जाएगी, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक्स को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स करे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप से, प्रैक्टिकल थे। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो सकता है इन टर्म्स को याद करने में, इनको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत आए। मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है इस टॉपिक को आपको समझाने में। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना डाउट लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये पसंद आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, इससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मैंने इतनी मेहनत करी आप लोगों को समझाने में, आप लोगों ने ये वीडियो इतना देखा इस टॉपिक को समझने के लिए, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आज की क्लास को यहीं अपन स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे अपन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास फाइनली स्टॉप, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।